नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यज्ञ विद्या के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्जाम का नोटिफिकेशन 2026 के लिए आया है, उसको लेकर के एक डेडिकेटेड बैच प्रारंभ की गई है, जिसमें सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का जो पोर्शन है जो पूछा जाने वाला है, उसको अलग अलग विशेषज्ञ, एक्सपर्ट और अनुभवी टीचर्स के साथ, शिक्षकों के साथ इसको प्रारंभ किया है। उसमें से मैं आपके समक्ष दिनेश कुमार यज्ञ विद्या पर उपस्थित हूं। अब हिंदी को लेकर के जो सामान्य यानी कि जनरल हिंदी का आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, उसको कवर करवाने के लिए उपस्थित आपके साथ आज से शुरुआत कर रहा हूं। याद रखना, क्लास में अभी हम शुरुआत करेंगे PYQ यानी कि 2024 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर का एनालिसिस करेंगे आज। इसके पीछे भी रीजन है कि हम पहले जो पूछे जाने वाली श्रृंखला किस तरीके की रही है उसका एनालिसिस करना चाहेंगे, और उसके बाद हम इसके आधार पर यानी कि जितना भी एनालिसिस होगा 2024 के सभी शिफ्ट के प्रत्येक दिन के अलग अलग शिफ्ट वाइज सारे पेपर आपको कराने के बाद उसके बाद हम मॉडल पेपर बनाएंगे। उसके माध्यम से भी आपको रिवीजन करवाएंगे कंटेंट का, और जरूरत पड़ी तो आपका थ्योरेटिकल महा मैराथन क्लासेस के माध्यम से भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराएंगे। आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके समक्ष लाइव भी उपस्थित हो जाऊंगा। उसके लिए होगा आपकी उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि MCQ लगा रहे हैं और MCQ में हम और आप आमने सामने ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। और जब एक टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, यानी कि हम ऑनलाइन बैठे हैं, आप कैमरे के उस साइड बैठे हैं, कैमरे के मैं इस साइड बैठा हूं, तो सीधा है हमारे सामने लाइव चैट का ऑप्शन। हम उसके माध्यम से आमने सामने होंगे और डिबेट करते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पे आने जा रहा है। पहले प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मूल्यांकन करने के लिए आपको पहले प्रश्न का आंसर देते हुए चलना है। प्रश्न कुछ अलग अंदाज में इस पैटर्न में है कि वाकई में प्रश्नों की श्रृंखला में यह प्रश्न अनोखा ही मिलने वाला है। प्रश्न पर जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, तो आज अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने साथियों के साथ एक बार लिंक को साझा, यानी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो भी ग्रुप हैं, चैनल हैं या स्टेटस लगाने का ऑप्शन है, तो वहां लगाइए और शेयर करते हुए चलिए सभी के साथ, ताकि वे भी हमारे साथ यानी कि आपके अपने प्यारे से जो यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म है, ये इनके सदस्य, इसके मेंबरशिप बढ़ती चली जाए और यज्ञ विद्या धीरे धीरे एक विस्तृत रूप लेता हुआ चले, और पूरे भारतवर्ष में दूर दराज में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी, वह जो कि एक बड़ी फीस अदा नहीं कर सकता, वह बच्चा तैयारी कर सके, उस तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म की लिंक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। वह है पहला, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है, उस इस जो पूरा एक वाक्य लिखा है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए निम्न एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, उन चारों में से एक चुनना है, और वो भी किसके लिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को। अब यहां दिशाओं को आपको समझने के लिए क्या करना होगा, हमें एक गणितीय गणना के आधार पर हम क्या करेंगे, यहां पर ड्राइंग करेंगे। ये जो आपने डायरेक्शन में पढ़ा होगा मैथ्स में, उसके आधार पर हम हिंदी को पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या बात होती है, हिंदी को भी हम अब इस माध्यम से पढ़ेंगे? हाँ जी, हिंदी को भी हम अब ऐसे ही पढ़ेंगे। जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी वहां हम क्या करेंगे, चित्रात्मक विधि इसका प्रयोग करेंगे और एक नए अंदाज में, नए तरीके से हिंदी को पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। इसमें शुरुआत यहीं से होगी, और ये नए अंदाज की जो बात है वो ये हुई आपके समक्ष। पहले ही मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, एक डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अब यहां पर ये जो डायग्राम आपके समक्ष बना हुआ है, इसमें देखिएगा ध्यान से, सबसे ऊपर होता है कौन? उत्तर। क्या होता है? उत्तर। सबसे नीचे कौन होगा? दक्षिण। डायग्राम आप सभी बनाते हो, चलिए साथ में। दक्षिण, और यहाँ क्या होगा? पूर्व। पूर्व, और इधर पश्चिम। ये तो आप सभी को पता है ना। अब आपने जो गणितीय गणना में जब आप वहां पर डायरेक्शन की बात करते हैं, रीजनिंग में, मैथ्स में, इनमें, तो वहां आप ये देखते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कह देते हैं? जनरली उत्तर पूर्व, यही कहते हैं आप लोग। इधर आप कहेंगे दक्षिण पूर्व, ऐसा ही कहते हैं, दक्षिण पूर्व। और इधर क्या कह देंगे? दक्षिण पश्चिम। और ये डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। और इधर कह देंगे आप उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन का सामान्यतः आप इस तरीके से नामकरण करते हैं। लेकिन यहां हमें देखना यह है कि हमसे जो हमने यहां लिखे हैं वो तो एक भी हमारे प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं उसमें नहीं है। हमारे समक्ष क्या है? पूर्व और उत्तर के बीच, यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कि ये वाली जो दिशा है इसको क्या कहते हैं? इसके बीच ये जो एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द पूछा गया। साथियों, उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इस कोण के एंगल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां एंगल के नाम दिए हुए, आग्नेय, जो नैऋत्य, ईशान या वायव्य। तो यहां ध्यान से देखेंगे आप, तो आपका जो नैऋत्य कहेंगे आप किसको? जो आपका दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र को। और जो आग्नेय है वह कहेंगे आप दक्षिण पूर्व वाले हिस्से को। और इसी के साथ जो वायव्य है ये किसे कहेंगे? उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को। और ईशान कोण किसे कहेंगे? ईशान कोण कहेंगे आप आपका उत्तर और पूर्व, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच के क्षेत्र को। अब ये शब्दों को ऊपर आगे पीछे के इसने पूर्व और उत्तर के बीच में पूछा, यानी कि ईशान कोण ही आपसे पूछा गया था। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। अगर अगली बार पूछ ले उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द पूछे तो आपको लगा देना है क्या? ईशान। इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही होगा। लेकिन इस डायग्राम में मैंने आपको जो चीजें दिखाई है वो इतनी है कि अगर आप इसको ईमानदारी से बना लेते हैं तो यहां से अगली बार प्रश्न, क्योंकि इस बार ईशान कोण के बारे में पूछा है, तो अगली बार वो चारों का और दूसरी दिशाओं का पूछ सकता है। तो ऐसे में आप इस डायग्राम के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आराम से आंसर निकाल पाएंगे। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न और उसका विस्तृत विवरण। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में, और व्हाट्सएप चैनल है उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा आखिर में। अंत तक देखिए, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है द्वितीय, सेकंड। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? आप सभी को सबसे पहले तो यह विदित होना चाहिए कि यहां पर दो शब्द हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक। इसका क्या अर्थ है? तो यहां पर उन शब्दों की बात की जा रही है जो सुनने में, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं और उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है। मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप में से बहुत सारे कुछ और भी काम कर रहे होंगे और क्लास भी सुन रहे होंगे। तो जो क्लास सुन रहे हैं उनकी बात हो रही है कि श्रुति सम, यानी कि सुनने में तो सम्मान है। श्रुति सम का मतलब है कि सुनने में तो सम्मान, ठीक है, एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन क्या होगा? उसका अर्थ जो होगा ना, अर्थ भिन्न होगा। अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। उन शब्दों का यहां पर आपसे पूछा गया है। वर्ण रंग घाव, विष विष, धन जहर, प्रकृत प्राकृत, एक भाषा यथार्थ, शशधर शशिधर, चांद शिव। साथियों, शशधर यानी कि शश किसे कहते हैं? जो कि आपका शश है वह खरगोश को कहते हैं। और खरगोश के जैसा कौन दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि चांद शशधर को कह दिया जाता है, ठीक। और शशिधर जो कि
चांद को धारण करने वाले कौन है अपने सिर के ऊपर? वह है भगवान शिव जी। तो यहां पर कौन है? शिव, यानी कि विकल्प नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो शशधर है उसका और शशिधर है ये श्रुति समय सुनने में एक समान है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आपके यहां पर इसका डिटेल मैंने लिख रखा है कि शश का अर्थ होता है खरगोश। चंद्रमा में दिखाई देने वाला काला धब्बा खरगोश जैसा लगने के कारण चंद्रमा को क्या कहा जाता है? शशधर। शश को धारण कर लिया है। जो चंद्रमा को धारण करता है वह शिव है, यानी कि वह शशिधर कहलाता है। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ में भिन्न हो उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। अब यहां हमसे पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? दिन दुर्लभो, अरे दिन और दुखी होगा, दुर्लभो तो कभी नहीं आएगा। यानी कि दिन और दुखियों को प्यार करना मानवता है। हालांकि ने प्यार करना भी उतना सटीक नहीं होगा, इसकी जगह शब्द का प्रयोग होना चाहिए था सेवा। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो एक तो दुर्लभ शब्द यहां पर अतिरिक्त प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। दूसरा, प्यार जो शब्द है ये भी गलत हुआ है। दिन दुखियों की और को की जगह भी किया आना चाहिए था कि सेवा करना मानवता है। इस तरीके से कुछ इसका वाक्य बनना चाहिए, परंतु यहां पर लिखा हुआ गलत है और हमसे शुद्ध पूछा है, यानी कि पहला तो हमारा विकल्प नहीं है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, को नहीं, से प्रश्न पूछेंगे ना, तो यह भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो जाना है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह सही लग रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। 10 बजने में 15 मिनट है, को नहीं, 10 बजने में 15 मिनट है। चौथा भी गलत है, विकल्प नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। साथियों, ये जो आपकी अभी 2024 में जो भर्ती हुई थी उसी का पेपर करवा रहा हूं। एनालिसिस है एक तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि 17 फरवरी का 2024 को फर्स्ट वाली शिफ्ट में प्रश्न आया था, उसको हम कर रहे हैं। जो अगला प्रश्न आपके समक्ष वह है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहां आपको 4 शब्द दिए हैं और वहां पूछ लिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। अब आपको करना क्या है, अगर पुल्लिंग इस बार पूछा तो स्त्रीलिंग वाला भी तो पूछ सकता है, यानी कि हमें दोनों ही पढ़ के जाना है। और एक उभयलिंगी भी, उभयलिंगी में कौन सा होगा? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को धारण कर रहा हो, ऐसे वाले शब्द भी। अजवाइन, विहार, पराधीनता और मुद्रिका, आप सभी को बताना है कि इसमें क्या होगा। तो यहां पर जो पुल्लिंग है, जो पुरुष लिंग को दिखा रहा है, विहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी अजवाइन जो कि मसाला जरूर है, मसाले का एक प्रकार है, लेकिन ये मसालों में जो एक ऐसा है कि यह स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, यानी कि अजवाइन क्या है? स्त्रीलिंग है। पराधीनता भी स्त्रीलिंग है, मुद्रिका भी स्त्रीलिंग है, जबकि विहार पुल्लिंग है। ये याद रखना। तो इनमें से अजवाइन एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला शब्द है बार बार। यदि आप कांस्टेबल वाली वैकेंसी दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एसएससी जीडी भी देने जाएंगे, और अगर वो देने जा रहे हैं तो ये अजवाइन जो शब्द है वहां भी बारंबार पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें कौन से लिंग है, ये स्त्रीलिंग के रूप में आता है। विहार पुरुष जाति का बोध कराता है और अतः ये क्या होगा? पुल्लिंग है। अजवाइन, पराधीनता और मुद्रिका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन के रूप में किस शब्द का प्रयोग होता है? सोने का, हस्ताक्षर का, प्राण का या दर्शन का? तो देखिए, एक वचन के रूप में सोना है, जो कि अभी क्या चल रहा है? शिखर पर भाव चल रहा है। साथ में कौन है?
चांदी आप देख ही रहे होंगे, ये वही है सोना चांदी, जो इस तरीके के आभूषण है वह हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। हस्ताक्षर बहुवचन वाला शब्द है, प्राण बहुवचन वाला शब्द है, दर्शन बहुवचन वाला दर्शन है। अनेक दर्शनार्थियों ने दर्शन किए तो दर्शन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। प्राण प्रतिष्ठा किसी भगवान के वहां पर करते तो क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो ये भी बहुवचन है। और मार साहब से यानी कि टीचर से या प्रिंसिपल सर से आपको क्या कराना है, हस्ताक्षर करवाने हैं, सिग्नेचर करवाने हैं, तो वही बहुवचन वाला शब्द होता है। वहीं सोना जो है ये अपने आप में एक वचन को डिनोट करने वाला शब्द है। अगला प्रश्न जो आपके समक्ष है, मैंने यहाँ पहले डिटेल लिखा हुआ, जो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हे ईश्वर, ईश्वर से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और जब आराधना करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम क्या करेंगे, किसी न किसी से संबोधन करेंगे कि हे प्रभु आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। करण कारक, करण कारक में तो से हो जाएगा, कर्म में भी नहीं आएगा, कर्ता ने कर्म से करण के लिए, तो ऐसे में ये भी गलत हो जाए, यहाँ के लिए हो गया, यहाँ से हो गया। संबोधन यानी कि किससे आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। संप्रदान अलग होने सेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका संबोधन कारक जो है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 7वां, और उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। आपसे तद्भव पूछा गया है। देखिए पहले आप यहाँ थोड़ा सी चीज समझिए, पीछे चलते हैं। पीछे कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे संस्कृत भाषा पर। कहाँ जाएंगे, संस्कृत भाषा पर। अब जब बात करते हैं संस्कृत की, तो हमारी जो हिंदी जिसके बारे में हम क्लास ले रहे हैं और जिसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, लगभग 40 प्रश्न के आसपास इसमें से आता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है संस्कृत भाषा है, इसी से आगे बढ़ती हुई एक क्रम में चलती है। तो हमारी पहले लौकिक संस्कृत भी आज तक आते हैं, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आपकी जो पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट, और अवहट के बाद में पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी के बाद में आज आधुनिक हिंदी तक पहुंचते हैं। और जब आधुनिक हिंदी में आते हैं, कहाँ आ गए हम, आधुनिक हिंदी में आ गए। और आधुनिक हिंदी में जब आएंगे तो यहाँ पर शब्दों का चयन करना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से करेंगे भाई, इसका शब्दकोश कहाँ से बनेगा, ये जहां से प्रारंभ हुई, कहां से, संस्कृत से, तो वहीं से धीरे धीरे शब्दों का सरलीकरण करते 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 हम कहां तक आएंगे, आधुनिक तक आएंगे। और जब इनका सरलीकरण के अलग अलग सीढ़ियां चलेगी तो उसमें आएगा आपका तद्भव भी आएगा और तत्सम भी आएगा। कौन आएगा, तत्सम और तद्भव, दो तरीके के शब्द यहाँ पर के उठ करके निकल करके हमारे सामने उपस्थित होंगे। इन दोनों को भी ध्यान सुनिए। तत्सम, तत् का मतलब है कि उससे, उसके समान, उसके समान, तत् प्लस सम, उसके समान, उसके समान, और उससे, उससे यानी कि उसके समान किसमें, जो संस्कृत भाषा में थे वहां से उठा करके होबहू किसमें डाल दिया गया, हमारी हिंदी में डाल लिया बिना किसी परिवर्तन के, तो वे होंगे आपके कौन से, तत्सम। यानी कि तत्सम शब्द में कौन से शब्द होंगे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो के त्यों हमारी आज की हिंदी यानी कि आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव किसे कहेंगे, वे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आवश्यकता अनुसार अपने परिवर्तित रूप में संस्कृत में, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द। यहां हमसे पूछा गया कि कौन सा तद्भव शब्द है, तो शांति तत्सम है। काज आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि काज का तत्सम जो था वह क्या होता है, कार्य होता है। जल्दी और ताप ये आपके तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव रूप यहां नहीं है। तो जरा ध्यान रखना, काज को जो तत्सम रूप है वह कार्य है। अब तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ये बता दिया। आप सभी को कमेंट करना है और कमेंट में बताना यह है कि देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज, देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। और तीसरा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं, क्या, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं। ये आप सभी के लिए क्या है,
होमवर्क है इसका आप सभी को क्या करना है, ये HW दिया गया आपको, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कौन बच्चा कितने अच्छे से एक्टिव होकर के क्लास कर रहा है, ये यहीं से मूल्यांकन होगा। और आज हर एक प्रश्न में कहने के बीच बीच में आपको होमवर्क में प्रश्न जो दूंगा वो आपको इस बार की एग्जाम की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में प्रश्न मिलने, ये बात आप तैयार रहिएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपसे नलिन और राजीव के जो पर्यायवाची हैं वह किसके हैं यह पूछ लिए गए, और सीधा सीधा प्रश्न है। और यह प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, इससे पहले 24 से पहले भी, और 24 में फिर पूछा हुबहू। तो यानी कि अब आप 26 में दे रहे हैं तो फिर आपका फिर से चांस है इस प्रश्न का रिपीट होने का। अंबर को कहेंगे क्या? कमल को कहेंगे, उपवन को कहेंगे, उत्कर्ष को कहेंगे। उत्कर्ष किसका है? विद्या का है, विद्या का पर्यायवाची। उपवन जो आपका उद्यान है, जो उसकी बात कर रहे हैं, उद्यान का पर्यायवाची होगा। कमल, कमल का राजीव, नलिन, ये कमल के पर्यायवाची हैं। अनिल, ये सब इसके हैं। अंबर जो कि वस्त्र का है, किसका है? वस्त्र का है, वस्त्र का है, कपड़ा है, इनका है अंबर। एक तो इसमें भी आता अंबर, उसके लिए भी कहते हैं। लेकिन एक और जो अंबर को लेते हैं हम, वो कहां पर लेते हैं? जो कि हमारा आसमान है, उसके लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने जो है नलिन और राजीव, इसका किसका पर्यायवाची है दोनों? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। यहां मैंने कमल के पर्यायवाची लिखे कुछ जो कि हमेशा पूछ जाते हैं। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, शतदल, नीरज, इंदिवर, सरीज, सरसीज, अरविंद, नलिन आदि, ये सभी क्या है हमारे समक्ष कमल के पर्यायवाची दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब एक और प्रश्न 9th नंबर का है, और वो कह रहा है आपको, क्या कह रहा है भाई? अरे रुकिएगा, आ जा वापस आ जा। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? यहां हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है इसमें पूछा गया है क्यों, कब, ये जो दिए गए दोनों शब्द है ये कौन से ऐसे सर्वनाम है जिसके उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अगर आप देख रहे हो क्यों, कब, किसको डिनोट कर रहे हैं? प्रश्न उठा रहे हैं। और अगर प्रश्न उठाएंगे तो कौन से में जाएगा? ये प्रश्नवाचक में जाएंगे। क्यों और कब कहां जाएंगे? प्रश्नवाचक। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आ जाएगा? क्यों, कब, कितने, ऐसा शब्द मिल जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां, और वह है कौन सा? और वह है आपके समक्ष, तो वह 10वां, और 10वां में कहा गया है मदिरालय जो शब्द है कि जो आपसे संधि विच्छेद पूछा गया कि मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मदिरालय के पास भी चलते हैं। मदिरालय, इसका संधि विच्छेद करते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले संधि विच्छेद करना आना चाहिए। देखिए जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो तो आप ऐसे शब्द जो संधि से युक्त हैं उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे। और जब तोड़ रहे हो तो ये भी देखना है कि उसका पहला शब्द और दूसरा शब्द जहां से आप ब्रेक करें उसके बाद जो दो शब्द बने उन दोनों के अपने आप में अर्थ होने चाहिए। यानी कि जो हमारे सामने संधि युक्त शब्द हैं उसका कुछ अर्थ है अलग, और उसके बाद जो दो अलग शब्द निकल रहे हैं उनका अर्थ भी अलग हो जाना चाहिए। बिना अर्थ से किसी को हम तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक करेंगे नहीं, यानी कि अर्थ सहित रखा जाएगा उस शब्द को भी। तो यहां पर आपके समक्ष तोड़ने का प्रयास करता हूं मैं। मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, प्लस आलय, आलय यानी कि जहां मदिरा यानी कि शराब को रखने का कारखाना हो, रखने का घर हो, उसे क्या कहेंगे? आलय कहेंगे। मदिरालय किसे कहेंगे? जहां पर शराब को रखने का घर है उसे मदिरालय कहा जाता है। ऐसे में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मदिरा प्लस आलय होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर रा में भी तो आ की मात्रा लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई भाई, बिल्कुल लगी हुई है। और फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ से भी आप आ लाएंगे, और जब आ लाएंगे तो आपको तो यहाँ पर आ, जब दो बार आ है तो ऐसे में यहाँ पर दो बार ये एक ही बार आ रहा है तो फिर गया काम। तो अगर आपने कभी संधि पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाओ थ्योरी तो पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए। जब आपका अ प्लस अ मिलेगा तो आ निकलेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अ प्लस आ मिले तब भी आपका आ का आउटपुट के रूप में आएगा। इसके बाद और भी
जो कि आपका आ प्लस अ मिले तब भी आपका आ आउटपुट मिलेगा, आ आउटपुट मिलेगा। और यदि आपका आ प्लस आ मिल जाए तब भी आपका क्या मिलेगा आउटपुट में, आपको आ ही मिलना है, आ की ही मात्रा मिलनी है। ऐसे में हमारे समक्ष यहाँ कौन है, आ प्लस आ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा सामने आ आएगा और यहाँ आ ही आएगा। अब यहाँ पर अलय है, अलय अर्थविहीन शब्द है, इसलिए ए विकल्प नंबर 1 गलत है। मदिरा प्लस आलय बिल्कुल विकल्प नंबर 2 100% सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर जो संधि है वह कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे हो रहे हैं जहां आपके समक्ष दिखाई दे रहा, मैंने पूरा बना करके दिखा है, अ और अ, यानी कि दो स्वरों के मिलन से एक अगला स्वर निकल करके आ रहा है, तो ऐसे में कौन सी संधि होगी, वह होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्यों दीर्घ स्वर है, क्योंकि दो छोटे स्वरों के मिलन से दीर्घ स्वर निकल करके बाहर आ रहा है। ऐसे में यहां पर आपकी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से भी जाना जाता है, कोष्टक। देखिए अवतरण में किस में रूप में होता है, इस रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक बोला तो कोष्टक तो ऐसे होगा, उदाहरण उदाहरण भी कैसे होगा, ऐसे रूप में होता है, ठीक है। निर्देश, ये निर्देश देने के लिए इस तरीके से लेते हैं। योजक चिन्ह जो कि इस तरीके से होता है, डैश जोड़ने वाला दो के बीच में, जैसे कि माता और पिता को ऐसे लिखते हैं हम, जोड़ने के लिए लिखते हैं, डैश लगाते हैं बीच में, ये वाला ये हो रहा योजक, जोड़ने वाला योजक चिन्ह हो गया। तो हमारे सामने अवतरण चिन्ह की आकृति क्या है, ऐसी है। ऐसे कहां दिखाई दे रही है, उदाहरण चिन्ह में। तो उदाहरण चिन्ह यानी कि विकल्प नंबर 2 सही होगा, प्रश्न क्रमांक 11 का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। साथियों यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वह संख्या बोधक, यानी कि यह बात तो फिक्स हो गई कि यह संख्या को डिनोट कर रहा है, और विशेषण यानी कि विशेषता दिखा रहा है। सतसई यानी कि जो लगभग 700 का समाहार, यानी कि 700 अलग अलग जो दोहें रचना है, पद हैं, उनको समाहित करके एक साथ रखने वाले जो रचना है उसे सतसई कहा गया है। तो यहां पर 700 क्या बता रहा है, सतसई, सतसई यानी कि 700 जो शब्द हैं वह विशेषता बता रहा है, और जब विशेषता बताएगा तो वो विशेषण बन जाएगा। तो बात तो सही है, विशेषण तो बन गया है, लेकिन कैसा बना, संख्या। क्यों, क्योंकि 7 एक संख्या को डिनोट कर रहा है, और जब संख्या को डिनोट कर रहा है तो संख्या बोधक है। लेकिन संख्या में भी कैसे संख्या वाला है, आवृत्ति बोधक विशेषण नहीं, आवृत्ति बन रही क्या, नहीं बन रही है, अनिश्चित निश्चित है ना भाई। 700 क्या हो रही है, फिक्स है, गणनीय है, गणना कर सकते हैं हम, और जब गणना कर पाएंगे तो कैसा होगा, गणना वाला होगा, यानी कि आपका गणनावाचक विशेषण होगा। समुच्चय बोधक विशेषण भी गलत है, विकल्प नंबर 3 सही होगा। हमारे समक्ष जो विशेषण के सतसई का जो निकल के आया वो तो हो गया संख्या बोधक विशेषण में गणनावाचक विशेषण। अब ये जो सतसई शब्द है इसको हमें थोड़ा और डिटेल से समझना पड़ेगा। क्या डिटेल समझना भाई इसका, क्या इसका कुछ है क्या, हाँ इसका अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, और अलग से अगर पूछा जा सकता है तो हमें उसका ज्ञान, उसका बोध होना आवश्यक है। वो कौन सा है, ये जो है आपका सतसई, यह इसमें समास भी पूछा जाता है कि सतसई में कौन सा समास है। तो सत का मतलब क्या हो रहा है, 7, और सत का मतलब 7, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये भी साथ में करते हुए चलिए, ठीक है। जब संख्या देखे तो वहां पर द्विगु समास होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया कि आप सभी एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही सभी पढ़ते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अगर राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, अब ध्यान से देखना यहां पर क्या हो रहा है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई है। राधा काम करवा रही है किससे, पायल से। राधा खुद काम नहीं कर रही, ये राधा वही राधा है, कृष्ण वाली राधा जो कि कामचोर है।
कृष्ण से प्रेम कर रही है लेकिन काम नहीं कर रही है, वही राधा है और वो गोपियों से काम करवाती है। वैसे ही ये राधा क्या करती हैं, पायल से कार्य करवाती हैं, और जब कार्य पायल से करवाएगी तो ये क्या हो रही है, आपको प्रेरणा देगी, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में कार्य करेगा। यानी कि आपके समक्ष यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है उसका आंसर निकल के आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित कर कार्य कर रहा है, यानी किसी को निर्देश दे रहा है, किसी को प्रेरणा दे रहा है और उसके बाद में उससे कार्य करवा रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि ले, छोटे भाई और छोटी बहन होती है, उसको कहते हैं ले यार थोड़ा लिख दे, अभी मुझे थोड़ा काम है। ऐसा करके आप क्या करते हैं, या मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा या जो भी उसको पसंद है वो चीज देंगे और क्या करेंगे, उससे लिखवाएंगे, करते हैं। ये हर एक मनुष्य में होता है। वैसे ही राधा क्या कर रही है, प्रेरणा करके, प्रेरणा दे करके, देख ऐसे लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हो, देख तू भी देख लिख के दिखा, ऐसे लॉलीपॉप दे करके क्या कर रही है, लिखवाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। जो चिल्लाहट शब्द है उसमें जो आहट है, चिल है प्लस आहट, तो आहट जो शब्द है वो क्या निकल के आ रहा है, आपका प्रत्यय निकल के आ रहा है। तो यहां पर चिल्ला प्लस आहट, तो ये मूलतः आपका विकल्प नंबर जो 3 था वह सही हो जाएगा चिल्लाहट में, बिल्कुल। अब चिल्लाहट में एक और बात बतानी थी आपको, और वह यह है कि जो चिल्लाहट में प्रत्यय जो लग रहा है और ये आहट जो प्रत्यय लगता है कौन सा वाला है, भाववाचक वाला। भाववाचक जो प्रत्यय है उसमें भी कृदंत प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के प्रकार होते हैं। भाववाचक कृदंत प्रत्यय जो है वह 8 शब्द है। जो 8 है वो कृदंत वाला प्रत्यय है और भी भाव को प्रकट करवाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 15वां, और वह कह रहा है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण यानी कि अभिभाषण देने की बारी आपकी आ चुकी है, इसलिए अब अभी आप कहाँ चल दिए। अभिभाषण में अ है, अभी है, अब है, अभी है। तो अभी जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से ये वाला शब्द उठा करके कहां दिया है, विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है अभिभाषण। अभिभाषण में अगर अभी उपसर्ग से 1-2 शब्द और बनाए जो कि पूछा जाता है तो अभिमान पूछ लेता है और अभियान पूछ लेता है, अभियान पूछ लेता है, कोई भी अभियान चल रहा तो अभियान पूछ लेता है। अभी उपसर्ग लाकर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, जो द्वंद्व समास है। ये यहां पर गलती से टाइप हो रहा है, इसको आप रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और अवयवी भाव समास। यहां पर रक्त रंजित जो है इसमें जो आपका समास दिया हुआ, आगे पीछे कैसे चल रहा है, लिखने जा रहा है और पीछे चला जा रहा है। 16वां जो प्रश्न है इसमें आपका तत्पुरुष समास मिलेगा। रक्त रंजित में तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में भी कौन सा, करण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 6 भेद है तत्पुरुष के, उसमें से करण तत्पुरुष जो है उसमें ये वाला आएगा। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद जो है वह क्या होता है, गौण होता है। क्या होता है, गौण होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में पहले पद का ध्यान रखा जाता है, बाद वाले पद को केवल मदद के लिए रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह है 17वां, परोक्ष का विलोम क्या है। आपसे यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। परोक्ष, परोक्ष का मतलब है कि अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष को ही क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। इनडायरेक्ट को ही क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं हिंदी में। तो इसका अर्थ हुआ कि जो अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष आपका विकल्प नंबर 2 17 का प्रत्यक्ष जो कि विकल्प नंबर 2 में लिखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपके समक्ष प्रश्न रखा है 18वां, वो कह रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ
निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, चमड़ी जा रही है लेकिन दमड़ी ना जाए, इसका मतलब है हम खुद मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो पेमेंट है, पैसा है, धन है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके लिए ये लोकोक्ति कही गई है और एक कहावत चलती है। इसे सामान्यतः आम भाषा में जो लोग बाग ऐसे व्यक्ति को कंजूस के नाम से जानते हैं, कंजूस या मक्की चूस, कंजूस या मक्की चूस के नाम से जानते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। अत्यधिक कंजूस होना यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। किसका? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाना चाहिए। हमारे शरीर का अंग अंग चला जाए चलेगा, लेकिन हमारा पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, यह कहने वाला व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न कितना आसान, बिल्कुल लड्डू प्रश्न है, और वह है क्रोध किस का स्थायी भाव है। अब क्रोध नहीं याद है तो फिर रोंदते फिरोगे अपने आप को तुम, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि रस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके 11 रस है, उन 11 ही रसों के स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, याद रखना। एक बार बार पूछा जाता है, वात्सल्य रस के जो पितामह या जनक या प्रयोगकर्ता किसी भी रूप में पूछे तो वह कौन है? सूरदास। कौन है? ये सूरदास याद होना चाहिए। एक और आपसे अलंकार से पूछता है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का अत्यधिक प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से या इसका प्रयोग करके अपनी रचना को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया है? तो वह तुलसीदास जी भी हैं। अलंकारों का तो वैसे ऐसा अनूठा संयोग और कहीं दिखाई नहीं पड़ता जितना रामचरितमानस में है। यानी तुलसीदास जी को अलंकारों का सम्राट कहा जाता है, ये भी याद रखना। चलिए, ऐसे ही एक और पूछा जाता है आपसे, अभी इसका साथ में लग याद हो जाएगा, और वह है उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? तो वह है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। अब प्रेमचंद्र नहीं बोल रहा हूं, प्रेमचंद बोल रहा हूं, ये बात भी याद रखना आप। इसके साथ में आपसे और भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जानते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, और विद्यापति के बारे में भी आता है। विद्यापति के बारे में आता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि जो भाषा से पूछता है यार इन्होंने, ब्रज नहीं, मैथिली, मैथिली तो हो जाएगा। विद्यापति ने जो अपनी भाषा अवधी और विशेषकर ये बिहार वाली क्षेत्र की भाषा के बारे में इनको जानते हैं हम, तो इन्होंने वहां का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। आई थिंक अवधी या ऐसी कोई भाषा है, हाँ अवधी का और भोजपुरी का एक अनूठा संयोग इनकी रचना मिलता है। तो इनसे ही पूछता है। विद्यापति के बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इन्होंने भक्ति किसी की? तो इन्होंने भक्ति जो की है वह कृष्ण की है, इससे पूछा जाता है। निर्गुण है सगुण है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, और वह है क्रोध। क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध का जो स्थायी भाव है वह रौद्र रस है। रौद्र रस का, किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का है। विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। क्या होगा? घृणा। इसके बाद में वीर रस का क्या होगा? वीर का आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। भय का क्या होगा? भयानक, भयानक, ओ सॉरी, भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। अब आपके सामने वीर है, वीर है तो कहां जाएगा? बॉर्डर पे जाएगा। किस लिए? लड़ाई लड़ने। और लड़ाई लड़के आएगा तो क्या होगा? उत्साह मनाएंगे। क्या मनाएंगे? उत्साह मनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वीर का उत्साह हो जाएगा। क्या याद रहेगा? एक और पूछा था श्रृंगार। श्रृंगार का क्या होगा? तो श्रृंगार का जो आपका है वह रति होता है। क्या होता है? रति। और श्रृंगार के दो भेद कौन कौन से हैं? संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? रसों का राजा किस रस को कहा जाता है?
आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, रसों का राजा किसे कहा जाता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, रसों का राजा किस रस को किस रस को कहा जाता है, कहा जाता है। यह गलती है, उसमें सुधार करना पड़ेगी, है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये चंद्रबिंदु की गलती कैसे है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर ये हम सेंटेंस के रूप में कर रहे हैं, किसे कहा गया है, प्रश्न के रूप में नहीं। किसे किस रस को कहा गया है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया है। अभी तक 3 प्रश्न पहले दे चुका हूं आपको मैं, ये आज के इस क्लास का अभी तक यानी कि 19वें प्रश्न पर है, और चौथा प्रश्न आपको मैं दे चुका हूं, और एडिशनल फैक्ट अलग से करवा रहा हूं। इतनी डिटेल क्लास है, इसीलिए क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लंबी होगी, लेकिन अंत तक क्लास जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। साथियों, यहां पर आपके समक्ष छंद आया गया है। सोरठा क्या है, एक छंद है, छंद का एक प्रकार है। अब जब छंद की बात आ गई है तो छंद के अंग भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो चरण वाले तो पूछते ही हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि छंद की क्लास अलग से ले लेंगे जिसमें सब कुछ कराएंगे, लेकिन थोड़ा तो हमें आज बेसिक समझ लेना है। छंद में जो छंद के अंग है 6, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये 6 अंग आप चाहे तो नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे इसमें तो क्रम आगे पीछे भी आप करना चाहे तो करिए, क्रम का यहाँ पर निश्चित हमें याद नहीं रखना है। हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि इसके अंग कौन कौन से है। तो अंग कितने हैं, 6 अंग होते हैं छंद के। उसमें पहला चरण है, चरण के बाद में आप मात्रा ले लीजिए, मात्रा एवं वर्ण दोनों एक ही में रखेंगे, मात्रा और वर्ण दोनों होंगे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के हिसाब से। इसके बाद में जो आपका यति होगा, यति हो जाएगा, गति हो जाएगा, गति हो जाएगा, यति गति और गण हो जाएगा, यति गति गण और तुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। ये 6 अंग आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है छंद की परिभाषा में। खैर, अब इससे बाहर आएंगे। आपसे एक और पूछा जाता है कि मात्रिक छंद किससे कहते हैं। जो मात्रिक छंद, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो मात्रिक छंद के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है भाई, तो मात्रिक छंद में जो है इसमें मात्राओं की गणना होती है। किसकी गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। किसकी गणना होगी, मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना करेंगे, मात्राओं की गणना की जाती है। और मात्रिक छंद के 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं 3, एक तो है आपका जो सममात्रिक, सममात्रिक, सममात्रिक। दूसरा है आपका वह है अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक। और जो तीसरा है वह है आपका विषम मात्रिक। क्या है, विषम मात्रिक। बस ये प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रह करके जाइएगा। कुछ इनके भी एडिशनल फैक्ट हैं, थोड़ा वो भी जान लीजिए। एडिशनल फैक्ट को जानना भी जरूरी होता है। तो एडिशनल क्या हो सकता है, देखो सममात्रिक है, तो सममात्रिक में क्या होगा, जिसकी सभी मात्राएं यानी कि प्रत्येक चरण की जो मात्राएं है वो क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक चरण की मात्राएं बराबर होगी यहाँ पर। और अर्ध सम में क्या होगी, पहले और तीसरे की समान और दूसरे और चौथे की समान मिलेगी अर्ध सममात्रिक में। इसके बाद में जो विषम मात्रिक है, इसके प्रत्येक चरण की मात्राएं अपने अपने मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं। इसमें प्रत्येक चरण की मात्राएं बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। अब आपके सामने यह द्वितीय और चतुर्थ चरण की में कितनी मात्राएं होती है यह पूछा गया सोरठा में। सोरठा में यह पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि पहला यानी कि पहला और जो तीसरा है और तीसरा जो चरण है इसमें क्या होगी, मात्राएं बराबर होगी। और वहीं द्वितीय और तृतीय की
द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं बराबर होगी। द्वितीय ऐसे किस में दिखाई पड़ेगा? अर्ध सम्मात्रक में। पहला और तीसरा समान होगा और दूसरा और चौथा समान होगा। ऐसी प्रकृति आपको दिखाई पड़ती है अर्धसम में। और अर्धसम का एक प्रकार बनेगा आपका सोरठा छंद। और सोरठा की जो द्वितीय और तृतीय होता है उसकी जो मात्राएं होती है वह 13 होती हैं। ठीक है, ये आप सभी नोट करके लिखते हुए चलिएगा। एक एक चीज आपको डिटेल में करवा रहा हूं। यहां लिखिए कि प्रथम और तृतीय चरण की जो मात्राएं हैं वह 11 होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ की 13 मात्राएं होती है। और ये जो नियम होता है ये किस में होता है? तो ये अर्धसम मात्रक में होता है। किस में होता है? अर्धसम मात्रक में ये बात आती है। अर्धसम मात्रक में जो ये कंडीशन उत्पन्न होती है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 21वां। और 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म जो है वो होना अनिवार्य है? चेक करना, पानी खराब है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, उपमा, किसका समान होना चाहिए? बताइए कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें किस अलंकार का जो धर्म है वह समान है, एक जैसा है, ये बताना आप सभी। वह अलंकार कौन सा है? तो वह है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? जिसमें उपमा की जाती हो, वह उपमा अलंकार जो है उसमें समान धर्म पाया जाता है। उपमा अलंकार में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका जो धर्म है वह समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं। आप भी बहुत सारे यहाँ इस क्लास का कंपैरिजन किसी बड़े यूट्यूब चैनल के साथ भी कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि वहां के जो पीवाईक्यू वाला सेशन है वो किस डीप में करवा रहे हैं, कितना डिटेल करवा रहे हैं और ये कितना डिटेल करवा रहे हैं। जब ये तुलना करेंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी जो शब्द है किस विकल्प में नहीं है? हमसे कहा गया कि जो भाग है उसके अनेकार्थी, भाग जो शब्द है अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है और उसके और भी अनेक अर्थ देने वाले शब्द हैं, वे 3 यहां दिए हुए हैं। और चौथा यानी कि यहाँ 4 विकल्प है, उसमें से एक विकल्प ऐसा दिया है जो इसका हिस्सा नहीं है। देखिए भाग यानी कि अलग अलग डिवाइड करना यानी कि बांटना होगा, बिल्कुल, तो बांट सकते हैं। किसी का हिस्सा करना है, हिस्सा, अब हिसाब किताब वाली बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए एक परिवार में एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और चारों के जब जमीन का बंटवारा बांटा जाता है तो बंटवारा का भाग भी आता है, हिस्सा भी किया जाता है। बात वही होती है डिवाइड करना। और इसी के साथ भागना मतलब यहाँ पर विभाजन से, भागना जो होता है, भागना भी विभाजन की तरह होता है, या विभाजन लिख सकता हूं, विभाजन के रूप में भी लेते हैं इसको कभी कभी। भागना यानी कि अलग अलग करना होता है इसका सेंस भी, यानी कि भी बांटना होता है। लेकिन जो ब्याज है, ब्याज वैसा कुछ होता नहीं है, यहाँ लिखना इन्होंने ब्याज चाहा होगा लेकिन ब्याज टाइप हो रहा है। तो जो ब्याज है, ब्याज यानी क्या होता है? किसी को हम उधार दिए हुए पैसे है उसको टैक्स स्वरूप देंगे एक तरीके से, ठीक है, उधारी का देना होता है, उसे ब्याज कहते हैं। तो ये यहाँ पर भाग नहीं होता, इसका अर्थ भाग नहीं होता है, यानी कि हमसे नहीं वाला पूछा था। ऐसे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोने वाला है, ये बात याद रखना, सोया नहीं है, सोएगा, ये बात हमसे कही गई है। चलो राम को सुलाते हैं, और राम अगर अभी सोएगा, सोया नहीं है। अगर सो जाता, राम सो गया ऐसा हो जाता तो क्रमवाच्य हो जाता, क्रम हो जाता, लेकिन क्रम नहीं किया उसने, क्रम नहीं होगा, भाव तो है ही नहीं। इनमें से कोई वाली तो बात होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कृत्यवाच्य यानी कि अभी सोने जा रहा है, सोएगा, सोने जा रहा है, कृत्य कर्म करने वाला है।
अभी कर्म कर नहीं लिया है, जैसे कि आप अभी क्लास कर रहे हैं, क्लास कर नहीं लिए। आप में से बहुत सारे क्या करेंगे, क्लास को बीच में छोड़ करके चले जाएंगे और मम्मी पापा को कहेंगे मैंने मेरी क्लास पूरी कर ली है, और करके ये बात कह के सो जाएंगे। लेकिन यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने क्लास पूरी नहीं की है, बल्कि बीच में से ही छोड़ दिए, तो ये अभी चल रहा है, वर्किंग में, तो उसे कहेंगे कृत्यवाची। और जब कर्म पूरा हो जाए, काम पूरा कंप्लीट हो जाए, तब होगा क्रमवाची। ठीक है, तो कृत्यवाची क्या है? प्रेजेंट में, रनिंग मोड में, उसे कहेंगे राम अभी सोने वाला है, सोएगा, सोने की तैयारी कर रहा है, उसलिए कहा गया। तो यहां पर होगा कृत्यवाची। कृत्यवाच्य का अर्थ होता है कि जब क्रिया के किसी रूप में कर्ता प्रधान हो, कर्ता स्वयं प्रधानता रूप में यानी कि प्रमुख रूप से उपलब्ध हो, वहां पर हमारा कृत्यवाच्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24वां, और उसे जो लिखा हुआ 24वां प्रश्न वो क्या कह रहा है भाई, 24वें प्रश्न को भी निपटते हैं। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या मजेदार प्रश्न। तिल का पहाड़ बनाना एक छोटी सी साधारण बात है, आम बात होती है, और उसको बड़ा चढ़ा करके कहना यह होती है तिल का ताड़ बनाना। वाकई में जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2024 में आई थी, उसने मजेदार, प्रैक्टिकल और दैनिक दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, मुहावरों को, लोकोक्तियों को अपने पेपर में प्राथमिकता दी और ला करके इससे आपको सामने रख करके कहा कि वाकई में अगर आप भी हैं स्थानीय हिसाब से, और अगर आप हिंदी को प्रॉपर जानते हैं, पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, आम बोलचाल, आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। साधारण बात को बड़ा चढ़ा करके कहना इस मुहावरे का अर्थ होना चाहिए। एक छोटी सी बात है और उस छोटी सी बात को क्या करना, बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना ही तिल का ताड़ बनाना होता है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 25 से लगा करके यानी कि 25 से लगा करके 29 तक जो दिए गए हैं वे आपका गद्यांश दिया है, उस इस वाले गद्यांश में से ही दिए गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, गद्यांश जो दिया है इसको रीड करेंगे, और इसके बाद इसके आधार पर जितने प्रश्न दिए हैं उनको हम क्या करेंगे, लगाते हुए चलेंगे। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्अवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे, यानी कि डिग्री में टॉप करने वाले विद्यार्थी थे विश्वविद्यालयों में। अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। जो टॉप थे, जिन्होंने टॉपर की थी, टॉप लिस्ट में आए थे, उन्होंने शासन में यानी कि सरकारी नौकरी में सबसे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। उनकी दृष्टि कहां नहीं पड़ रही है, हमारे यहाँ की साहित्य भाषाएं समकालीन उनके ऊपर नहीं पड़ रही हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, यानी हीन यानी कि उनसे ही पीछे नहीं है, उनसे ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उनकी किस्मत तो मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। कहाँ के किस लेखकों की? भारत के लेखकों की। क्योंकि इन सभी देशों में लेखकों की कृतियां यानी कि इनके द्वारा जो रचना लिखी जा रही है वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। यानी कि ये जो देश है कौन? जापान है, चीन है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, मिस्र है। इनके यहाँ के साहित्यकारों के द्वारा जो रचना लिखी गई है उनको कम से कम इन देशों के सुशिक्षित व्यक्ति जो हैं वो खरीदते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत में केवल हम ही हैं जहां हमारी पाठ्य पुस्तकों पर यहाँ के कथाकथित शिक्षित, कथाकथित किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा अपने आप को खुद कहते हैं कि हम सुशिक्षित हैं, उनके लिए कथाकथित हम प्रयोग कर रहे हैं। कथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती।
अब हमारे भारत में अगर उनको कोई पढ़ने का मन भी करता है तो वे अंग्रेजी साहित्य को पढ़ेंगे, हिंदी को नहीं। हमारा कथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है, यानी कि कथाकथित कहे तो सुशिक्षित जो कह रहा है अपने आप को, वह शिक्षित समुदाय जो उच्च शिक्षा यानी कि कम से कम जो यूजी यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया हो और पीजी कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, उसकी बात कर रहे हैं। वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा समुदाय जो पढ़ना तो चाहता है कुछ, लेकिन उसे वह हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहां तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की जब तृष्णा होती है तो भी वह अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त कर लेता है, अपनी जिज्ञासाओं को वहीं मार लेता है, लेकिन हिंदी का साहित्य नहीं पढ़ता है। और उसे यह जानने की इच्छा तक नहीं होती कि शरीर से वह, यानी कि जहां जन्मा है यानी कि भारत का रहने वाला है, शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है, यानी कि वह भारतीय है, देखने में भारतीय है, शारीरिक रूप से भारतीय है, लेकिन उसके मनोभाव जो अंतर आत्मा है वह अंग्रेजी हो गई है, वह अंग्रेज हो चुका है। जो कि अंग्रेज खुद चाहते थे ऐसा भारतीय समुदाय का विकास हो जो दिखने में भारतीय हो लेकिन अंदर से क्या हो, अंग्रेज हो, पसंदीदा अंग्रेजी हो। उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं, इसके बारे में इस पूरे गद्यांश में लिखा। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये कटु सत्य है हमारे भारतीय संस्कृति में, जहां हमारी अपनी भाषा को हम अपना नहीं रहे। और ये उस समय से यानी कि अंग्रेजों के समय से चला रहा है, क्योंकि धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ आज भी, हालांकि नहीं कंपेटेटिवली अगर देखेंगे तो आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी को इतनी प्राथमिकता दे दी गई कि हिंदी कम तरह आंकते चले गए, हिंदी का औचित्य ही खत्म होता चला जा रहा है। और यही विडंबना है कि अगर समय रहते हैं हमने इस भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी तो जिस तरीके से आज संस्कृत को बचाने के लिए, संस्कृत के लिए कार्य कर रही है सरकार, वैसे एक समय होगा जब हिंदी के लिए भी अलग मंत्रालय बनाना होगा और इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ये स्थिति बहुत जल्द आपके सभी के समक्ष उपस्थित होगी, जहां हिंदी सही से, विशेषकर हिंदी की देवनागरी लिपि को लोग बाग लिखना भूल जाएंगे। ये वास्तविकता है हमारे आज के अपने इस प्यारे और नए भारत कहे जाने वाले इस भारत के शिक्षित युवाओं की भी। अब इस गद्यांश के आधार पर आपके समक्ष पहला प्रश्न रखा हुआ है, आप सभी को इसका जवाब बहुत ही सुंदर वे में देना है। वे अपनी बात क्या कह रहे हैं, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं पाते। ऐसी बात तो नहीं होगी। उनके पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं समझते, ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी, हमारा मन से कुछ नहीं करेंगे। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। अरे कहीं भी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सुशिक्षित पढ़ा लिखा जो पाठक है, जो पढ़ना चाहता है, वही नहीं पढ़ता। इसलिए अगला प्रश्न है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का हमें उपयुक्त टाइटल देना है, कौन सा होगा? भारतीय शिक्षितों पर अंग्रेजी मोह, भारत की दुरावस्था, नहीं ये तो नहीं दे सकते। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ये आंशिक रूप से दे सकते हैं, मुख्य रूप से नहीं। भारतीय शिक्षितों की दुरावस्था ये तो नहीं होगी, ये आंशिक रूप से दे सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से नहीं। बल्कि 26 का जो आएगा आपके समक्ष, भारतीय शिक्षितों का जो अंग्रेजी मोह है उसके बारे में, जो हमारे यहाँ के सुशिक्षित हैं वो क्या चाहते हैं, अगर पढ़ना भी चाहेंगे तो अंग्रेजी साहित्य को पढ़ करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपके समक्ष है 27, वो कह रहा है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि क्यों है हीन, बताइए जरा। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है,
और उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, इसके बारे में आप सभी को बताना। जरा ध्यान से देखिए, अमेरिकी से, यूरोपी से, चीन से, बर्मा से, जापान से, इंडोनेशिया से, इनसे हीन, इनसे कमतर क्यों है, इनके सामने शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है भारतीय लेखकों को? क्योंकि भारत के जो सुशिक्षित लोग हैं ना, क्योंकि इन देशों के सुशिक्षित लोग जो पढ़े लिखे हैं वे उनका साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अमेरिका का साहित्य पढ़ेंगे, यूरोप का साहित्य पढ़ेंगे, चीन का साहित्य पढ़ लेंगे, जापान का पढ़ लेंगे, लेकिन भारत का नहीं पढ़ेंगे। ये बात इसमें आती है और यही साहित्यकारों के सामने एक बड़ी विडंबना के रूप में आ रही है। और यह स्थिति अगर रहेगी तो एक समय होगा जब भारतीय भाषाओं में कोई कार्य करने वाला रचनाकार, साहित्यकार उभर करके हमारे समक्ष नहीं आ पाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? देसी, हिंदी, भारतीय, अंग्रेजी। तो भारत का सुशिक्षित व्यक्ति क्या करता है भाई, जब उसको पढ़ने का मन करता है साहित्य, तो वह क्या करता है, अंग्रेजी की साहित्य खोलेगा, अंग्रेजी साहित्य को खोलेगा, जिसमें वह कविता है उसको पढ़ लेगा, उसमें उपन्यास है उसको पढ़ लेगा, और जो भी रचना है उसको पढ़ करके अपनी तृष्णा को क्या कर लेगा, संतुष्ट करके समाप्त कर लेगा, ताकि उसका पढ़ने का मन ही ना करे। ऐसा करेगा वो किसके माध्यम से? अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से। अगला प्रश्न 29वां है और वह है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? साहित्य में जो भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है उसको पढ़ने में कौन रुचि नहीं ले रहा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अरुचि का मतलब वही है, यानी कि जो सुशिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही नहीं ले रहा है, तो इसलिए वो लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न 30वां जो कि आपके समक्ष है और वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार की रीति क्रिया विशेषण है? प्रश्नवाचक, विधि बोधक, निषेधवाचक, निश्चयवाचक। अच्छा, नहीं किसको दिखाता है? निषेध को दिखाता है। किसको दिखाता है? निषेध को दिखाता है, यानी कि आपसे क्या हो रहा है, मनाही ही हो रही है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको इस समय अपनी पढ़ाई को फोकस होकर के पढ़ना है, इधर उधर नहीं देखना है। जैसे क्लास में बहुत सारे बैठे बैठे इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, हलचल मची हुई है। अरे भाई आइट साइड बाद में देखना, पहले सिलेक्शन पा, उसके बाद में आइट साइड देखना, ज्यादा सही होगा, ताकि वो आइट साइड वाला भी तुझे देखेगा, अन्यथा तू ही देखता रह जाएगा, लेकिन तेरा काम नहीं होगा, तू खुद भी सिलेक्ट नहीं होगा और आइट साइड वाला तुझे छोड़ करके आगे निकल जाएगा, समझ रहा है, और वो देखेगा तक नहीं फिर पलट कर। इसलिए निषेध करते हैं हम कि आप क्लास में सुव्यवस्थित रूप से बैठिए, लाइन में बैठे रहिए और क्लास को बस टेक टकी नजरों के साथ देखिए, कानों को सुनने की तरफ रखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए कीवर्ड्स। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भौर, भव, वैराग, रत्नाकर। अरे समुद्र का पर्यायवाची कौन सा आएगा? रत्नाकर निकल करके आएगा। जहां कुछ और पर्यायवाची मैंने लिखे हैं, रत्नाकर, सागर, पयोधि, उदिति, ये उदिति पूछा जाता है, जलधि, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अगला 32वां प्रश्न है और वह है, मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? श्रुति सम वाला जो है, उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल जो पुलिस की एग्जाम होती है उसमें श्रुति सम भिन्नार्थक के कम से कम 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी आप कवर करते हुए चलिए। अभी भी आप देख रहे होंगे, एक स्टार्टिंग में पूछ लिया, एक एंडिंग में पूछ लिया, लेकिन पूछ जरूर लिए 2 प्रश्न। बादल और जीवन, मेघ का अर्थ जो होता है, मेघ का वो होता है बादल, बादल। अब आप कहेंगे बादल होता है मेघ का, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 हो गया। अब मेद का क्या अर्थ होता है? तो मेद जो है उसका अर्थ होता है कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई पूजन पाठ करवा रहे हैं, उसका यज्ञ का अर्थ होता है मेद। अश्वमेध हुआ था रामायण में, लव कुश ने पकड़ा था घोड़ा अश्वमेध, तो अश्वमेध यज्ञ के लिए तो था, मेद वही है। बादल और यज्ञ यानी कि
विकल्प नंबर 2 जो है वह क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द भी, दो प्रश्न आ रहे एक ही सेट में, दो प्रश्न आ रहे हैं अनेक के लिए एक। अब स्त्री जो अभिनय करती हो वह कौन, यानी कि जो आपका नाटक हो, मूवीज हो, उनमें रोल निभाने वाली जो आपकी हीरोइन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन उस हीरोइन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेत्री। अच्छा, जो हीरो है उसको क्या कहेंगे, अभिनेता कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिनेता कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिनेता। और जो स्त्री है जो कि हीरोइन है उसको अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 33 का जो है विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 34वां 34। क्या कहता है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जो आपका प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद जो है, इनसे आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछते रहेगा। यहां से आपको प्रश्न आता है एक तो गोदान से, जो गोदान है वो किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की है। इसके बाद में कफन किसकी है, तो ये भी किसकी है, जो कि रचना ये भी प्रेमचंद जी की है। इसके बाद में सदगति, सदगति जो है ये भी इनकी है। इसके बाद में जो बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी ये भी आपसे पूछ जाती है, बूढ़ी काकी ये भी पूछ जाती है। इसके बाद में जो आपसे इनका पूछा जाएगा वो है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा ये पूछा जाता है। इसके बाद में एक और पूछा जाएगा आपका, और वह है जो चिमटा वाली है ना, वो क्या नाम से, उसका दिमाग से नाम फिसल रहा है थोड़ा, देखिएगा चिमटा वाली। अब इसके बाद में और आपसे पूछा जा सकता है मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये पूछा था है। निर्मला ये भी पूछा था, निर्मला भी इनका है, निर्मला इनका है। इसके बाद में और भी आपका जो हामिद है, ईदगाह आ गई याद, ईदगाह, ईदगाह जो है हामिद से याद आ गई, हामिद इसका हीरो है, हामिद। ठीक है, याद रखना चिमटा खरीद के लाता है, चिमटा है ना। ये सारी कहानियां जो मैंने बताई, कहानी रचना जितनी भी लिखी हुई हैं, ये सभी आपसे पूछी जाती है प्रेमचंद के बारे में। और गोदान को तो विशेषकर पूछा जाता है, इस गोदान को याद रखना, कफन को भी। अब इसके बाद भी और कुछ ऐसी जो कि पूछी जा सकती है, कफन लिखवा दी, सदगति लिखवा दी, बूढ़ी का की, और रानी सारंदा ये भी पूछा था एक और, रानी सारंदा, रानी सारंदा, सारंधा। ठीक है, याद रखना। ये पूरा जो प्रेमचंद जी के बारे में इनकी जो मुख्य मुख्य रचना है जो कि पूछी जाती है वो लिख पाइए। एक और रचना जो कि प्रेमचंद से संबंधित है, प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी है, प्रेमचंद से संबंधित है, वो पूछी जाती है। वो कौन सी है, प्रेमचंद घर में। क्या है, प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। और ये क्या है, प्रेमचंद घर में इनके बारे में इनकी जीवनी है। क्या है, जीवनी है। अब जीवनी तो कोई और लिखता है, किसने लिखी होगी, प्रेमचंद घर में, घर में कौन लिख सकता है भाई, पत्नी। तो इनकी पत्नी कौन थी, रानी जो देवरानी, सॉरी शिवरानी देवी, शिवरानी देवी इनकी जो पत्नी थी उनके द्वारा ये लिखी गई रचना थी, याद रखना। एक और जो प्रश्न आता है, प्रेम मंजूषा किसने लिखी है, तो प्रेम मंजूषा जो लिखी है 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह प्रेम मंजूषा, वह इनके पुत्र यानी कि प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय ने लिखी। और जो मंगलसूत्र नामक इनका अधूरा उपन्यास था, इसको पूरा किसने किया, तो वह भी इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। ठीक है, बात सारी कंप्लीट, पूरा डिटेल हो गया। अब आपसे पूछा है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर जो है वह प्रेमचंद जी का है। इसके अंदर जितनी भी ये प्रेम मंजूषा की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां बताई है, इसमें से जो कुछ कहानियां हैं वो मानसरोवर से ही उठाई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 35वां, और 35वां प्रश्न कह रहा है भाई, क्या कह रहा है जरा 35वां प्रश्न को देखते हैं। लोड करके आ गया, वो निकल गया था तो लोड करके आया है 35वां प्रश्न, और कह रहा है मीराबाई किसकी शिष्या थी। मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत रैदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ना तुकाराम ना एकनाथ ना रामदेव, एक ही है और वह है रैदास।
इसका एक और मूल नाम रविदास, रविदास। ठीक है, याद रखना इस बंदे को। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, ये जो कहा कह के जा रहा इतनी गहराई भरे वाले शब्द, वो यही व्यक्ति हैं, वो यही है भगवान संत श्री रैदास जी। ठीक है, याद रखना इनको भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 36वां, और ये है आपका भाषाओं से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पूरा भाषाओं की अगर अभी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम आधा घंटा वो लग जाएगा इस एक ही प्रश्न में, आधा घंटा। और मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं 30 मिनट के लगभग अभी दूं, 5 से 10 मिनट केवल इसी के ऊपर, पश्चिमी के ऊपर डिस्कशन कर लेते थोड़ा जो है उसका, और डिटेल में उसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। बाकी एक वीडियो अलग से दिया जाएगा जो कि केवल और केवल भाषागत विकास का होगा, उसमें पूरी थ्योरी करवाई जाएगी और उसके एमसीक्यू भी करवा दूंगा अलग से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी में अगर बात की जाए तो उसमें हरियाणवी आएगा। कौन चाहिए? हरियाणवी। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हरियाणवी है ही नहीं, राजस्थानी है, अवधी है, भोजपुरी है, लेकिन हरियाणवी नहीं है। तो इसे ही एक और नाम से जानते हैं, वह है जाटू। अब आप कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, हरियाणवी यहाँ नहीं है, जाटू यहाँ पर नहीं, मजाक चल रहा है क्या? अच्छा हाँ, मजाक चल रहा है। इन दोनों का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से। सर क्या है, आप तो मतलब मजाक बनाए जा रहे हैं। मजाक तो करना पड़ेगी ना, तभी तो आप लिखेंगे। जो हरियाणवी है वह बांगरू के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? बांगरू के नाम से भी जानी जाती है। बांगरू कहे, हरियाणवी कहे, या जाटो कहें, यानी कि जाटो की भाषा कहें, जाटवों की, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? बांगरू हो जाएगी। अच्छा, जाटो की जो भाषा है उसकी बात भी कर रहा हूं मैं। जाटो से मतलब जाटव, जाट जो जाट है उनकी, जाटव नहीं, जाट उनकी। तो ये जो 36 प्रश्न थे हमारे समक्ष, जो कि 17 फरवरी 2024 के, इसमें से कुछ दो प्रश्न और छूट गए, यानी टोटल 38 प्रश्न आए थे, 38, जो कि एक तो तद्भव वाला तो ले लिया, तत्सम वाला छूटा था, और एक और कोई सा है, यानी कि 2 प्रश्न आपके लगभग छूटे इसमें से, जो कि मैं आपको अगले वाले सेट में दोनों ऐड करके अलग से बता दूंगा। टोटल 38 क्वेश्चन आए थे। अगला सेट का भी हम अगली क्लास भी रखेंगे, चिंता मत कीजिए, डेली आपकी क्लास होगी, लेकिन आपको कमेंट करके बताना यह होगा कि जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उनको आप पूरा कर रहे हैं, और जो आपको होमवर्क में 5 एमसीक्यू मैंने दिए हैं उन 5 ही एमसीक्यूज के आंसर आपको देने हैं। 5 या 4 जो दिए उनका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ही है। ठीक है, अब आपके बहुत सारों की एक क्वेरीज आती है कि सर आपने क्लास तो करवा दी है, क्लास पसंद भी आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हमारी एक शिकायत है आपसे। बोलिए भाई, शिकायत क्या है? शिकायत ये रहती है कि इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां मिल जाएगा। आप दोनों जगह फॉलो तो कीजिए, उसके बाद ही तो मिल पाएगा सफलता की। और अगर आप अपना पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यज्ञ विद्या के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है बेल आइकन उसको दबा करके ऑल पर जाकर के ऑन कर दिए, ताकि आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों, जितनी भी सरकारी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी विश्वसनीय साथियों का, जो भी आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, दिखा है, ट्रस्ट किया है, उन सभी का नीरज सर के साथ आप तैयारी करिए। जितने भी आपके समक्ष यज्ञ विद्या पर जो टीचर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ में स्वयं नीरज कुमार सर जो हैं वो साथ हैं, उनके मार्गदर्शन में। और साथ ही उनका एक ही मोटिव है कि भारत के कोने कोने में, दूर दराज में बैठा बच्चा जो महंगे कोर्स को खरीद नहीं सकता है, उन तक यज्ञ विद्या पहुंचे और उनको शिक्षा दें, और उनका सपना पूरा करने में एक सहयोगी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हम सभी कार्य कर सकें। इसीलिए हम यज्ञ विद्या के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हैं सभी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को और करिए, और अपने साथियों के साथ अवश्य लिंक शेयर कर दीजिए। आप अंत तक देखते रहें, डेली देखिए, तभी तो आप कर पाएंगे। एक
और जानकारी ये थी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ कौन कौन से करवा रहे हैं वो भी तो जरूरी है। एसएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उन सभी की तैयारी आप यहाँ कर पाएंगे। यूपी स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सभी की तैयारी आप यहाँ कर पाएंगे। अब यहाँ यूपी के साथ साथ आप प्लस कर लीजिए एमपी में, क्योंकि एमपी में भी हिंदी पर्याप्त मात्रा में आता है और हिंदी तो सभी जगह एक जैसा होता है। हिंदी पर्याप्त मात्रा में किस में आएगा, आप केवल एमपी कांस्टेबल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह हिंदी पूछता है। चाहे आप एमपीएसआई है जो कि अभी आई हुई वैकेंसी है उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद में अभी आई नहीं है लेकिन एमपी जो पटवारी वाली वैकेंसी आने वाली है उसमें देखिएगा, उसमें पर्याप्त रूप से भर भर के आएगा। इसके बाद में आप एमपीपीएससी देख लीजिए, एमपीपीएससी भी मेंस में तक अगर आप, प्रीलिम्स में तो आता ही है सीसेट में पूरा लगभग 40 नंबर का, लेकिन एमपीपीएससी मेंस में भी 2 पेपर हिंदी के होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ लगातार आ रहा है। और जीएस तो सभी जगह आता है, मैथ्स तो सभी जगह आता है, तो क्लासेस तो आपके काम की है। रेलवे में जीएस वगैरह ग्रुप डी की इनमें आपको काम आएगी। यूपीएससी बीपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सटीक रणनीति और एक्सपर्ट जो गाइडेंस उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। के लिए आपको सारे मटेरियल की सारी व्यवस्था आपको दे दी गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप में से जो भी हमारे साथ अगर नहीं हो पा रहा, आपको कोई सवाल है फिर भी, तो दिए गए नंबर पर 817843×3 895 ये जो कांटेक्ट नंबर दिए गए इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये रहे सारा डिटेल और आप सभी ने अंत तक क्लास भी की और अपने साथियों साथ लिंक भी शेयर करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।